नमस्ते। मैं आपका दोस्त मुकेश कुमार पांडे इस बार एक नए तथ्यों के साथ आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हो रहा हूँ। मेरा आपसे ये इस बार का जो मेरे आपके साथ संवाद होगा वो इस बात पे है कि जो नई फिल्म आई हुई है द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर बनाई हुई फिल्म है, जिसको आम तौर पे पूरी दुनिया में इस बात को के आधार पर प्रसारित किया गया कि वो बेचारे एक जो कश्मीरी पंडित थे वो वो स्वयं ही वहाँ से भाग के चले आए थे और आतंकवाद का दौर था, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के चक्कर में वो वहाँ से सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के त्याग कर चले आए थे। जैसे कि ऐसा लगता हो कि वहाँ पे किसी किसी बांध का निर्माण हो रहा हो या कोई सरकारी ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा हो जिसके तहत उनकी ज़मीन जानी ही जानी थी, उनका घर जाना ही जाना था। तो किसी एक प्रोजेक्ट किसी और बात को लेके 5 लाख लोग अपने ही देश के अंदर एक निर्वासित का जीवन जीने के लिए मजबूर हुए। तो दुनिया में उसे कुछ इस तरह के लिए इस न्यूज़ को प्रसारित किया गया था पूरे संसार में। मैं कश्मीर फाइल्स असल में आज के 3 दिन पहले कश्मीर फाइल्स को देख के आया। मैं आप यकीन मानिए कि उस फिल्म को देखने के बाद बड़ी सारी ऐसी बातें थी कि मतलब जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। और मैंने हालांकि मुझे इस बात में कोई भी शक शुबा नहीं था कि कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को बंदूकों के दम पे उनके साथ विभत्स जो है कार्य किए गए, जिसके कारण उनका नरसंहार किया गया, उनको बहुत बुरी तरह से मार खदेड़ के भगाया गया वहाँ से। इसमें कोई शक शुबा नहीं था। लेकिन जो मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मतलब जिस तरह के मैंने उनके साथ कुकर्म हुए, जब मैं फिल्म के माध्यम से मैंने देखा तो मेरी रूह कांप गई। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी वो फिल्म देखने गए थे। और मैं मैं आश्वस्त होकर इस बात को आपको बताना चाहूँगा और अपने पूरे विवेक से आपको इस बात को बता रहा हूँ कि अगले 2-3 दिन मैं आज तक मैं एक एक सीन को याद करके कई बार मैं घबरा जाता हूँ। और मैं उस समझ लीजिए फेज में चला जाता हूँ कि मैं सोचने लगता हूँ कि क्या बीती होगी उन लोग के साथ। बचपन से बड़े होने के दौर में मैंने 2-3-4 ऐसे युद्ध समझ लिए युद्ध देखे या कुछ ऐसे कांड देखे कि जिसमें उससे भी विभत्स चीज़ें कश्मीर में शायद हुई होंगी। जैसे जब आपके अफ़गानिस्तान में ये जब आईएसआईएस का आईएसआईएस ने सीरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उस समय जो पूरा मामला चल रहा था कि किस तरह से गर्दनें काटी जा रही थी, किस तरह से लाइन में खड़ा करके लोगों को गोली मारा जा रहा था आईएसआईएस के आतंकियों के द्वारा। मैंने जब वो फिल्म देखी तो मैंने कहा कि ये किस तरह की पढ़ाई है, किस तरह का जो है समाज है, किस तरह का मतलब क्या धर्म में कुछ ऐसी पढ़ाई दी जा सकती है, ऐसी शिक्षा दी जा सकती है, इस तरह की शिक्षा दी जा सकती है कि मानवता ही मर जाए। फिल्म में देख के मुझे लगा कि वो एक धर्म विशेष की तो बात छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिविलाइजेशन वॉर था कि एक पूरी सिविलाइजेशन को मार दिया जाए। 5,000 वर्षों का रिकॉर्ड है कश्मीरी हिंदुओं का। पंचतंत्र वहीं पे लिखा गया, जिसे कहते हैं कि ड्रामा जो होता है, जो एक फंडामेंटल है आज के जो दुनिया भर के सीरियल्स बनते हैं, मूवीज बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, उसका जो आधार था वो वहीं पे लिखा गया था। जो आपका क्या कहते हैं उसे, कालिदास जी ने अपनी रचनाएं वहीं पर करी। कश्यप ऋषि की धरती है वो। ऐसा कहा जाता है कि शंकर भोलेनाथ वहीं से निकल के तब काशी गए हैं। एक से बढ़कर एक संत महात्मा रिसर्चर्स की धरती रही है वो। और वही बेचारे वहाँ पे माइनॉरिटी हो गए और उनको अंततः इतना ज़्यादा नफरत, इतना ज़्यादा उनके खिलाफ विद्वेष था उन कश्मीरी मुसलमानों के मन में, और जो कि पूरी तरह से पाक समर्थित भी थे,
कि उन्होंने अपने ही बगलगीरों के साथ, जिनके साथ सदियां उन्होंने गुजारी, उनको ही मार कर, खदेड़ कर, हत्याएं करके, बलात्कार करके उनको भगा दिया अपने ही घरों से। और वो बेचारे टेंटों में जाके, जिनकी सैकड़ों पुश्तें, हजारों पुश्तें जो कभी कश्मीर से बाहर नहीं निकली, उन बेचारों को मजबूर कर दिया कि वो बिच्छुओं से, सांपों से, कंकड़ से, बीमारियों से लड़ लड़ के मर जाएं। तो ये तो वहाँ की पूरी कहानी थी। खैर, इस पे तो अगर हम बात करना चाहें तो मतलब आप समझ लीजिए कि ना मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, ना इतना बड़ा ज्ञाता हूँ कि मैं बिंदुवार क्या क्या कारण थे, किस किस कारण से इतना ज़्यादा जहर जो है उन कश्मीरी मुसलमानों के मन के अंदर भर गया कि जो अपने ही शिक्षक को, अपने ही रिश्ते में जिसको चाची बोलते थे, रिश्ते में जिसको ताई जी बोलते थे, उनको या भूप जी बोलते थे, उन्होंने उन कश्मीरी हिंदुओं को जान से मार दिया, उनका रेप किया। तो मैं उस बिंदु पे नहीं जाऊंगा। मैंने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद मैंने बड़ी सारी चीज़ों का आकलन किया है कि वो जो कैरेक्टर थे, मतलब कई सारे कैरेक्टर को एक कैरेक्टर के अंदर लाके कहानियाँ कई सारी दिखाई गई, लेकिन एक कैरेक्टर के माध्यम से मतलब उन कहानियों को दिखाया गया। तो आप देखिए इस फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर है कि जब कुछ आतंकवादी हैं जो शारदा पंडित बनी हुई हैं, तो उनके हस्बैंड जो असल में अनुपम खेर जो पुष्कर नाथ पंडित का जो रोल कर रहे हैं, उनके बेटे हैं। तो वो उनके घर आतंकवादी आते हैं, दरवाजे पे धक्का मारते हैं। तो वो जाके एक चावल जिसमें रखा जाता है उस ड्रम के अंदर, वो चावल निकाल के और उसके अंदर घुस जाते हैं। तो आतंकवादी पहले अंदर आते हैं, देखते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, तो उन्हीं का नौकर जो रहता है वो लौटते हुए आतंकवादी को इशारा करके बताता है चावल गिरा कैसे। तो फिर वो आतंकवादी ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद उनको दिखता है वो चावल नीचे गिरा जाता है। तो फिर वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आतंकवादी आता है, वो उस अपने AK-47 से, जो भी उनके पास ऑटोमेटिक राइफल रहती है, उससे जो है टारगेट करके उस ड्रम के ऊपर फायर कर देता है और वहाँ से खून निकलता है। तो खून निकलने के बाद वो चावल जो रखा था, खून उसके साथ सन जाता है, पूरी बॉडी से खून निकल जाता है, पूरा चावल उसके साथ सन जाता है। और अनुपम खेर जी कहते हैं कि तुझको तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तू तो मेरा स्टूडेंट रहा है, और तू तो फारूक है। तो उसको लातों से मारते हो, कहते हैं फारूक नहीं, फारूक जनाब बोलो। और मतलब इस तरह की बातें बोलते हैं। तो मतलब वो पढ़ाया हुआ स्टूडेंट था और अपने शिक्षक के ही बेटे की जान ले लेता है वो। तो कुल मिलाकर कहानी ये चलती है कि और फिर उसी खून सने चावल को जो है शारदा पंडित जी के मुंह में डाल देते हैं उसको, कि अगर इसको खा लो तो तुम्हारी जान, तुम्हारे बच्चे की जान और तुम्हारे ससुर की जान बख्श देंगे। खैर खा लेती है डर के मारे। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मैं आपको बता दूँ ये कहानी क्या थी। ये कहानी असल में थी, ये एक बीके गंजू नाम के एक टेलीकॉम इंजीनियर थे, जो कि उस मतलब श्रीनगर में ही उनकी पोस्टिंग थी BSNL में। और उस टाइम पे क्या हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ था, ये 1990 की ही घटना है। तो वो कर्फ्यू के दौरान ही कुछ ढिलाई हुई थी, तो कुछ सामान वामान शायद लेने के लिए बाहर गए थे, लौट के आ रहे थे। लौटते समय उनको कुछ आभास हो गया कि, पता नहीं आभास हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ, लेकिन उनके पीछे लोग उनको ट्रैक करने लगे, ये आतंकवादी लोग, मिलिटेंट्स। और वो ट्रैक करके उनके पीछे चलने लगे। वो अपने घर के पास आने लगे, तब तक जो है उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने देखा कि उनके पति के पीछे जो है 2-4 आर्म्ड लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तो उन्होंने झट से उनको अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। तब तक वो ताकतवर थे, धक्का मार के दरवाज़ा तोड़ दिया। वो दौड़ के ऊपर गए, वो जाके उसी ड्रम के अंदर घुस गए। वो जो चावल वाला ड्रम था, उसी के अंदर जाके घुस गए। वो आतंकवादी गए, खोजे, उनको कुछ मिला नहीं। पलट के जब आने लगे तो उन्हीं के घर के बगल में एक महिला थी जो मुस्लिम फैमिली थी। उसने इशारा किया कि वो ड्रम के अंदर छुपे हुए हैं। वो आतंकवादी आए और ऊपर से जो है सर के ऊपर से ऐसे गोली मारी थी उनके अंदर।
और पूरा एक फायर किया था, बर्स्ट फायर किया था। और बाद में उन्हीं की जो है खून से उनकी वाइफ को वो चावल जो है सान के उनके मुंह में डाल दिया था। तो ये कहानी थी बीके गंजू की, जो टेलीकॉम इंजीनियर थे। और इस घटना को अंजाम देने वाला जो बंदा था वो यासिन मलिक था। अब दूसरी कहानी आपको बताते हैं। दूसरी कहानी चल रही है यहाँ पे। इसके बाद एक सबसे बड़ी घटना, मतलब इस हत्याकांड के बाद जो सबसे बड़ी घटना घटती है वहाँ पे, वो उस फिल्म में ही एक दूसरी घटना है जो मुझे मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, एक दूसरी घटना उसके बाद जो मर्डर हुआ है वो हुआ है स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का। रवि खन्ना जो कि आईएएफ के स्क्वाड्रन लीडर थे, और उनकी कश्मीर में ही, श्रीनगर में ही पोस्टिंग थी, और एक जगह थी रावलपुरा। तो वहाँ पे उनको रहने के लिए निवास मिला हुआ था। अपने पत्नी और बच्चों के साथ वो वहाँ पे रह रहे थे। उस समय उनकी अवस्था, वो 38 ईयर्स के थे। तो अपने घर से महज एक 50 गज की दूरी पे या 50 मीटर की दूरी पे ही पहुँचे होंगे। और वहाँ पे वो चार मतलब एयरफोर्स ऑफिसर, मतलब चार इनको मिला के चार इंडियन एयरफोर्स के उनके सहकर्मी भी साथ में ही थे। और अचानक से यासिन मलिक जो है ऑटोमेटिक राइफल्स के साथ आके बर्स्ट फायरिंग करता है। और पहले तो मतलब कहानी ये है कि वो पहले रास्ता मांगता है, पूछता है, कोई एक रास्ता उन्होंने पूछा था कहीं भी जाने के लिए, तो इशारों इशारों में ही उन्होंने एक रास्ता बताया कि यहाँ जाना है। तब तक वो एक गोली उनके पेट में मार देता है। पेट में गोली लगती है, वो थोड़ा झुकते हैं, उसके बाद वो पीछे जाता है और पूरी की पूरी मैगजीन 27 गोलियां मारी थी पीछे पीठ पर। तो वो घटना जो है यासिन मलिक ने अंजाम दी थी। असल लाइफ में यहाँ पे जिस कैरेक्टर को दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे फारूक अहमद डार जो यहाँ बना हुआ है बिट्टा कराटे, उसको जोड़ के इस घटना को दिखाया गया है। तो ये दूसरी घटना मतलब उस पे थी। इतनी हिम्मत थी, और पुलिस वालों को जो दिखाया गया है, पुलिस वाले वहाँ पे जो उनकी सुरक्षा के लिए थे, वो पुलिस वाले अपने जो पोजीशंस थी वहाँ पे छुप गए थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ से निकल के उनके जिसने उनको असॉल्ट किया था उनके ऊपर हमला करें। तीसरी घटना जो तीसरा जो आप जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई है, वो तीसरी घटना जो हत्या की हुई है, वो उसमें दिखाया गया है कि शारदा पंडित जी को आरी पे जो आरा मशीन पे जो वो ऑटोमेटिक जो सॉ होती है जिससे लकड़ियाँ चीरी जाती हैं, उस पे रख के उनको चीर दिया गया शारदा पंडित जी को। असल कहानी ये थी कि एक महिला थी गिरजा टिक्कू जी, जो कि बांदीपोरा में एक सरकारी स्कूल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट थी। वो सही सलामत वैसे उसी समय निकल गई थी जब वो जनवरी का हादसा हुआ था, 19 जनवरी 1990 के आसपास, या उससे पहले ही वो निकल गई थी, सुरक्षित जम्मू पहुंच गई थी। उन्हीं की मुस्लिम जो सहकर्मी थी या उनकी सहेली थी जो उनके साथ काम करती थी, कदाचित उनका या उनके साथ के ही कुछ लोगों का फ़ोन आया कि अभी मामला यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आसान हो गया है, तो आप आइए, अपनी जो आपकी स्पेंडिंग सैलरीज है वो लेके जाइए। उनको इस बात का भरोसा दिया गया कि मामला अभी सही है। वो गई, उनको भरोसा हो गया, चूँकि आपके साथ जो लोग काम करते हैं और मतलब चाहे वो किसी भी धर्म जात के हो, जिनके साथ आपने सालों साल गुजारा हो, तो आप एक अमूमन उनके ऊपर भरोसा रहता है। आपको नहीं पता होता कि उनके मन के में क्या चल रहा है, वो आपके साथ क्या करने जा रहे हैं। तो वो आई वहाँ पे, उन्होंने अपनी सैलरी कलेक्ट करी, और वो वापस जो है अपनी सहेली के घर पे ही गई। शायद चाय पे बुलाया गया होगा, किसी बुलाया होगा, वो गई। वहीं पे 4 नकाबपोश आते हैं और उनको बंदूक के दम पे उनको उठा ले जाते हैं। कोई आदमी, सबके सामने, उस गांव में सबके सामने उनको देखा गया, किसी ने भी, इवन जिसने उसको बुलाया था वो भी, किसी ने भी उनको नहीं किया। शायद पहले से ट्रैक किया गया था, पहले से बताया गया था कि
ये जो काफिर है इसको भी निपटाना है। और 4 दिन के बाद उनकी बॉडी सड़क किनारे आधी कटी हुई, यहाँ से ऐसे पूरी बॉडी नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे हाफ पार्ट में कटी हुई बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम होने के बाद ये पता चला कि उनके साथ गैंगरेप हुआ था, विभत्स गैंगरेप हुआ था, और जब उनको चीरा गया था तो वो जीवित थे। मरने के बाद नहीं चीरा गया, जीवित उनको चीर दिया गया था। आप सोचिए कि क्या कष्ट रहा, क्या कष्ट हुआ होगा उनको। इससे अच्छा तो गोली मार देते। ये कहानी थी गिरजा टिक्कू की। उनके पीछे उनके 26 साल के पति, 4 साल का एक बेटा, और ये वो लौट के गई थी अपनी सैलरी कलेक्ट करने के लिए जून 1990 में। सुरक्षित आ गई थी, लेकिन भरोसे में गई, उनको मार डाला गया। तो उनके पीछे उनकी अपनी 60 साल की माता जी, 26 साल के उनके पति, 4 साल का बेटा, एक 2 साल की बेटी वो अपने पीछे छोड़ के गई थी। ये उनकी कहानी थी। अब इसमें एक कैरेक्टर आता है, जो चौथा कैरेक्टर है इसमें। अब एक किरदार के बारे में पता चल रहा है कि मतलब कौन 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 लोग किस किस घटनाओं के साथ जोड़े गए हैं। आपने एक सीन इसमें देखा होगा कि काफ़ी सारे ये पुष्कर नाथ पंडित जी, जो अनुपम खेर जी हैं, वो अपने बहू को, शारदा पंडित को, और तमाम कश्मीरी पंडित महिलाएं जो हैं उनके, और जो पुरुष हैं उनको लेके एक कवि है वहाँ पे, उनके घर पे जाके सुरक्षित हैं। और तभी 3-4 और वहाँ पे अंदर धीरे धीरे वो सबको दिलासा दे रहे हैं। वो जो कवि महोदय हैं वो सबको दिलासा दे रहे हैं कि ऐसा है कि आप लोग यहाँ पे शांत से रहिए। यहाँ वो, उनका मुझ पर बहुत भरोसा है, क्योंकि मैंने उनके लिए कुरान का भी ट्रांसलेशन किया है। मैं उनके लिए बहुत, इन्हीं लोगों के लिए बहुत कुछ लिखता आया हूँ। वो कवि थे, बड़े फेमस थे। तो अचानक से 4-5 लोग आते हैं गन के साथ, और उनको बड़े ही प्रेम से कहते हैं कि आप यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं, आइए आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको कहीं सुरक्षित आपको लेके चलता हूँ। तो पीछे से उनका लड़का भी आ जाता है। वो कहता है कि आपको रात को दिखता नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो आतंकवादी कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, एक से भले दो। उनको क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और इसके बाद कहानी में ये सब चलता रहता है। तब तक एक कहानी आती है कि एक जो लड़कियां जहाँ पे खड़ी रहती हैं, उनको कुछ बढ़ते हुए कदम अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है कि एक लड़की जो है छत पर से कूद जाती है और नीचे गिर के मर जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मतलब, अब इधर से वो गिर जाती है, फिर इधर से भी ये लोग ट्रक में बैठ के जा रहे होते हैं, और रास्ते में उनको जो है वो जो उनको 2 लाशें जो हैं पेड़ में टंगी हुई मिलती हैं, और नग्न अवस्था में रहते हैं, टंगी हुई मिलती है पेड़ के अंदर। ये जंगल के रास्ते ये लोग भाग रहे होते हैं ट्रक में बैठ के। तो सबसे पहली घटना जब इस दौर में, मतलब इस वाली कहानी में जो सबसे पहली मृत्यु हुई वो लड़की की हुई, जो छत पर से कूद के मर गई, जो खिड़की से कूद करके मर गई। तो वो एक असली घटना है। और उसकी ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिसमें पेरेंट्स ने खुद बोला था कि बेटा, अगर वो जहर की पुड़िया उन्होंने दी हुई थी अपने लड़कियों को कि बेटा जब कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान पे या तुम्हारी इज्जत पे खतरा है तो इसको पी लेना, मर जाना। क्योंकि वो डिफेंसलेस थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। बेचारे करते भी क्या, कोई हथियार नहीं था। क्योंकि वो सदैव से सरस्वती की पूजा करने वाले लोग, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने वाले लोग, धर्म और कर्म में ध्यान देने वाले, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के उनके साथ, हालांकि उसके पहले भी उनके साथ 7 बार पहले भी उनके साथ उनका बलात् धर्म परिवर्तन, उनका एक्सोडस हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हालात के साथ समझौता कर लिया। उनको लगा कि अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये होना था, हुआ। फिर तो ऐसे कई केसेस जिसमें बोला गया था कुछ ना हो तो छत पर से कूद के जान दे देना। तो वो कैरेक्टर, वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कि वो कौन सी लड़की थी, जो कौन कौन सी लड़कियां ऐसे छत पर से कूद के जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, लेकिन वो एक सत्य घटना पे था, जो लड़की कूद के जान दे दी थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगली घटना ये होती है कि अब उनको लेके गए हैं ये लोग,
तो रास्ते में ये लोग देखते हैं कि वो पेड़ पे टंगी हुई उन दोनों लोगों की लाशें हैं। तो वो जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर बेसिकली था सर्वानंद कौल भारती करके। वो एक बड़े ही मशहूर कवि थे। उन्होंने गीता का जो है अनुवाद कश्मीरी भाषा में किया हुआ था, और वो कुरान का भी उन्होंने कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया हुआ था। और मतलब जिस तरह से उन्होंने उसको लिखा हुआ था, वो बड़े फेमस थे, और वो बड़े ही इंटेलेक्चुअल थे, कवि थे, और उनका बड़ा ही रिस्पेक्ट था हर समाज, हर पंथ में, हर धर्म में। लेकिन उनको जो है, उनका और उनके बेटे को यासिन मलिक और उसके तमाम सारे लोग लेके गए। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि वो यासिन मलिक था, यासिन मलिक ने ही मारा था, लेकिन शायद उसमें कुछ लोग शब्बीर शाह का भी नाम लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं यासिन मलिक, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। लेकिन खैर उनको लेके गए और उन्होंने जंगल में उनको मार दिया, बहुत बुरी तरह मारा था, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब गोलियां मारी थी, ऐसे से निशाना लगा लगा के गोलियां मारी थी, और पॉइंट काफ़ी नज़दीक के रेंज से कीलें ठोक दी थी, जो है आँखों में, यहाँ पे घुटनों में कीलें ठोकी हुई थी। बहुत विभत्स मृत्यु दी थी उनको। तो ये उनकी घटना थी। अब इसके बाद की जो घटना है, जो आपका जो सबसे लास्ट की जो इसमें घटना दिखाई गई है, वो दिखाई गई है कि 23 लोगों को लाइन से खड़ा करके, और जो सबसे लास्ट का इसमें है कि 23 लोगों को लाइन से खड़ा करके उनको मारा गया। तो वो जो घटना है वो बेसिकली पुलवामा जिले के नादीमर्ग गांव का वो वाकया है। और ये घटना जो है आपकी हुई थी 23 मार्च 2003 की। 23 मार्च 2003 की ये घटना है, जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये इसमें भी JKLF का भी हाथ था, और लश्कर ए तोयबा का भी हाथ था। और 23 लोग जो मारे गए थे, उसमें 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 बच्चे थे। 65 साल के व्यक्ति से लेकर 2 साल के जो है बच्चे को इसमें मैसेकर किया गया था। मिलिट्री आउटफिट में वो आतंकवादी आए थे, और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। कब्र पहले से तैयार, मार मार के फिर कब्र के अंदर, जैसे उस फिल्म के अंदर गिरते हुए दिखाया गया है, तो इस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया था। और मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने पीड़ा से वो बेचारे गुजरे होंगे, वो हमारे कश्मीरी हिंदू। और उनकी कहानी सुनने वाला इस संसार में कोई था। आज तक बड़ी सारी फिल्में बनी लोग कश्मीर के ऊपर, लेकिन कश्मीर में इस बात को जस्टिफाई किया गया कि क्यों वो आतंकवादी बना, उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। अरे मेरे भाई, घटनाएं क्यों हुई वो बात की बात है, भुगता पहले किसने? कभी भी किसी भी ज़मीन को लेके जो मसला होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि उस ज़मीन का असल वारिस या असल अधिकारी कौन था। ये चेक किया जाता है। ये सरकारी एक रीत रिवाज भी है, ये कानूनी जो रीत रिवाज हो उसके आधार पर। आप देख लीजिए वहाँ पे जो सरनेम है मुसलमानों के, किसी के बाणी सरनेम है, किसी का मट्टू सरनेम है, किसी का पंडिता सरनेम है, नाम मुस्लिम का सरनेम जो है हिंदुओं का। कहाँ से ऐसे हो गए? परिवर्तन ही तो हुआ, धर्म बलात्, चाहे बलात् धर्म परिवर्तन किया हो, चाहे लालच में किया हो, चाहे कोई और कारण हो, हिंदू ही तो थे जो परिवर्तन हुआ तुम्हारा, जो इस तरह गए। भगवान जाने कैसी प्रीचिंग हुई कि तुम लोग इस तरह हो गए। तो बड़ी सारी घटनाएं इसमें हुई, और जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई। इसी तरह उसमें एक कैरेक्टर है जो आपने देखा, जो पुनीत इस्सर बने हुए हैं उसमें, और उसमें पुष्कर नाथ पंडित के दोस्त भी बने हुए हैं। और वो तत्कालीन DGP पुलिस थे उस समय, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के। तो उनका जो असली नाम था वो जितेंद्र नारायण सक्सेना था। जो असली उनका नाम था वो जितेंद्र नारायण सक्सेना था। वो बहुत ही बहादुर अफसर थे, बहुत ही बहादुर अफसर थे। और वो तकरीबन 3 साल तक DGP रहे। उनको बाद में पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी जो है आतंकवाद को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो और जो इसमें एक दो कैरेक्टर अगर आप देखें, जो जो पत्रकार की भूमिका में है श्रीवास्तव जी, वो असल में एक मिक्स कैरेक्टर दिखाया गया है। मतलब तो एक तो उनका
उनकी एक ब्रीफिंग है वो दिखाई गई है, जिसमें वो ये बताते हुए चल रहे हैं कि कश्मीरी पंडित यहाँ का एक एलीट क्लास था, यहाँ का एक उच्च वर्ग था, जिन्होंने सारी सरकारी नौकरियों पे और सारे बड़े पोस्टों पे और यहाँ के सारे बड़े जैसे चाहे वो बिजनेसेस हों उसके ऊपर उनका एक अधिकार था, जिसके कारण जो ये जो मेजॉरिटी जो समाज था, मतलब जो मुसलमान थे, वो अपने आप को दबे कुचले समझने लगे, या उनको कश्मीरी पंडित दबा के रखते थे, जिसके कारण अंत में उन्होंने बंदूक उठा ली। तो ये एक डायलॉग था। और दूसरा उनका इंटरव्यू है, फिल्म के बीचों बीच में एक इंटरव्यू है जिसमें वो इंटरव्यू ले रहे हैं बिट्टा कराटे का। तो इसमें दो कैरेक्टर हैं। जो सबसे पहले इंटरव्यू लिया जा रहा है उसमें बिट्टा कराटे का, जिससे उससे बाकायदा पूछा जा रहा है कि आपने पहले किसकी हत्या की, तो बोलता है कि अपने दोस्त सतीश की हत्या की। क्यों हत्या की? क्योंकि वो हमें लगता था वो आरएसएस का आदमी है। और पूछते हैं कि क्या मतलब अगर आपके जो आका बैठे हुए हैं, अगर वो कहते हैं अपने भाई की हत्या कर दो तो कर देते? तो बिट्टा कराटे कहता है हाँ। क्या अगर माँ की हत्या करने के लिए कहते तो कर देते? क्या हाँ कर देता। तो पहला जो कैरेक्टर है वो आपका मनोज रघुवंशी जी थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था बिट्टा कराटे का। और जो दूसरा वो ब्रीफिंग कर रहे हैं वो है बरखा दत्त। वो बरखा दत्त हैं, जो वो बरखा दत्त का एक ब्रीफिंग है जिसमें बरखा दत्त ने अंग्रेजी में बोला हुआ है कि मतलब यहाँ का एक बड़ा क्लास था जिन्होंने बहुत ही मुसलमानों को ऑप्रेस करके रखा हुआ था। तो ये दो कैरेक्टर को एक कैरेक्टर मिक्स करके कर दिया गया था। तो बड़ी ही मतलब फिल्म को देखने के बाद जो अच्छा, इसमें दो चार और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो तो जिसके बारे में कभी डिस्कशन होता नहीं है। 25 जनवरी 1998 को 23 हिंदुओं का एक और मैसेकर हुआ था, जगह का नाम था वंधामा। 27 अप्रैल 1998 को 26 हिंदुओं का मैसेकर हुआ था और जगह का नाम था प्राणकोटे। इसी तरह 19 जून 1998 को 25 हिंदुओं का मसाकर हुआ था और जगह का नाम था चपनारी। और इसी तरह 1 अगस्त 2000 को अमरनाथ में 30 हिंदुओं को मारा गया था। किश्तवाड़ में 19 हिंदुओं को मारा गया था, तारीख थी 30 अगस्त 2001। और इस तरह की बड़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं 19 जनवरी 1990 के पहले। बड़े सारे पूरे जो है कितने लोग मारे गए उसको तो एक डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, इसमें मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपने उसमें जो डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ आपको नीचे डिटेल में आपको मैं इस चीज़ को बाकायदा बताऊंगा कि कुछ एक दो ऐसी पुस्तक है, प्रमाणित पुस्तक है, जिसमें तकरीबन 1341 कश्मीरी पंडितों जिन 1341 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, जो रिकॉर्ड बाकायदा मिला हुआ है, जिसको सरकार ने हालांकि नहीं दिखाया क्योंकि एक यूएन चार्टर है जिसमें कुछ हत्याओं के ऊपर जाने के बाद वो एक तस्दीक का विषय बन जाता, उसको जेनोसाइड के अंतर्गत ले लिया जाता। तो इस वजह से उसको नहीं दिखाया गया है सरकारी फाइलों में। तो 1341 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हैं। कई सारे जजेस को मारा गया। दूरदर्शन के उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे, उनकी हत्या हुई। एक नर्स थी सरला भट्ट, उनका मास रेप हुआ, उनको मारा गया। 2-3 दिन के बाद उनकी बॉडी जो है सड़क किनारे फेंक दी गई थी। तो ऐसे बड़े सारे कैरेक्टर थे जिनको मारा गया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ये सब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म में एक कैरेक्टर है जो कृष्णा जो बना हुआ है, जो असल में पुष्कर नाथ का पोता है। उसको एक केस तक पता ही नहीं था कि उसको एक केस तक पता ही नहीं था कि मतलब उसके परिवार के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन कहानी और उसके दादाजी ने उसको नहीं बताया था। और बाद में जब उसको पता चलता है तो पहले तो यकीन भी नहीं करता वो। जब उसको पता चलता है तो उसकी तो सब कुछ, तब तक उसकी दुनिया ही लुट चुकी होती है। कहानी असल में वो असली कैरेक्टर जो है वो है हिमांशु, उसका असल नाम था हिमांशु गंजू, जो असली कैरेक्टर है। उसको 19 साल की उम्र तक नहीं पता चला। उसकी नानी ने उसको पाल पोस के, नानी ने या दादी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। उसकी माता जी का नाम था प्राणा गंजू
और जिसको आतंकवादियों ने उनको और उनके हस्बैंड को किडनैप कर लिया था, स्कूटर से कहीं जा रहे थे, प्राणा गंजू का रेप हुआ और उनका मर्डर कर दिया गया, उनके हस्बैंड का मर्डर कर दिया गया। उनकी दादी ने अपने पोते को बताया तक नहीं कि तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा कांड हुआ था। वो कैरेक्टर जो है जो दर्शन है, उन्होंने उस कृष्णा का कैरेक्टर निभाया जो असल में हिमांशु गंजू के ऊपर आधारित है, असल कैरेक्टर के ऊपर बता रहा हूँ। तो बड़ा कष्ट सहा इन कश्मीरी हिंदुओं ने और अपने ही घर में निर्वासित होकर रहे। बड़ी ही मक्कार किस्म की मीडिया रही, बड़े ही मक्कार किस्म के सिस्टम रहे। तत्कालीन सरकार बहुत जिम्मेदार रही। आरोप प्रत्यारोप बहुत चलते हैं कि मतलब जगमोहन जी इसके जिम्मेदार थे, जो उस समय राज्यपाल बना के भेजे गए थे। उनके वजह से लोग भाग गए, उन्होंने कोई सहायता नहीं करी, और वो आरएसएस के आदमी थे। भाई ये घटना जब पूरा मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड जो एक साथ हुआ, 4-5 लाख लोग जो कहते हैं हत्याएं हुई हैं, ठीक है। अब उसमें अगर ये लोग आरएसएस के जगमोहन आदमी थे, तो मैं आपको बता दूं 1970 में 1970 की बात है, नहीं, हाँ, ये खास माने जाते थे संजय गांधी के। जगमोहन खास थे, इसीलिए इमरजेंसी के दौर में इनको दिल्ली को सुंदर बनाने का जिम्मा मिला था। और सुंदर बनाने का जो जिम्मा मिला था, उस जिम्मे के अंदर उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उन्होंने तुर्कमान गेट पे जो मुसलमानों की बस्ती थी उसको उजाड़ दिया था इमरजेंसी के दौर में। ये दिल्ली के भी उपराज्यपाल रहे। इनको बनाने वाले उपराज्यपाल बनाने वाले संजय गांधी ही थे। हालांकि उस बाद में उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा वो 1984 में कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं, और उनको राजीव गांधी ने उस टाइम पे बनाया था, और फिर दोबारा वो राज्यपाल बनाए गए। तो ये कहना कि जो है वो आरएसएस के आदमी, तो ये तो सीधा गलत है। हाँ, ये है कि वो बहुत ही एक सख्त प्रशासक माने जाते थे। 19 जून को जब घटना घटी, तो वो उस समय श्रीनगर भी नहीं पहुंचे थे। उनकी वो 20 जनवरी को वो श्रीनगर पे उनकी लैंडिंग हुई थी उनकी फ्लाइट के साथ। तो ये जो कहना कि जगमोहन ने हिम्मत नहीं दिखाई, जगमोहन ने नहीं रोका, ये सरासर गलत है। लोग तब वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब ये इस गले के ऊपर ये आज इस फिल्म के बहाने कांग्रेस के ऊपर या और तत्कालीन सरकार के ऊपर ये सब बातें उछली, तो अपने बचाव के लिए वो सब झूठी बातें कपोल कल्पनाएं दिखा रहे हैं। खैर, वो तो बात का मुद्दा है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर मेरी इस सब बातों से कहीं भी अगर आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है, तो आप फिल्म जरूर जाके देखिए। फिल्म बहुत ही इंटेंस है। फिल्म के अंदर कोई लाग लपेट, कोई पॉलिटिकल करेक्शन वाली कोई बात नहीं है, कोई पॉलिटिकली करेक्टनेस होने की बात नहीं की गई है उसमें। अगर ये जो जिम्मेदारी थी, अगर वो इस्लामिक जिहाद था, एक सिविलाइजेशन वॉर था, तो उसको बताया गया है। उसमें ये नहीं बताया गया कि कोई मास्टर का बेटा था, तो वो रास्ते में जा रहा था, तो सिपाही ने उसको तमाचा मार दिया, तो इसके चक्कर में वो आतंकवादी बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें दिखाया गया है कि बेचारे कश्मीरी पंडितों के साथ, जो उनके घर में बगल में रहते थे, उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। तो मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक दूंगा, जो मैंने कहानी आपके साथ शेयर की है उसका बाकायदा प्रूफ दूंगा, ऑथेंटिक प्रूफ दूंगा। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि हो सके तो इसको खूब शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह जो है अपना प्रेम मुझे देते रहिए। और आगे भी मैं द कश्मीरी फाइल्स में जो कुछ तथ्य दिखाए गए हैं उसके वो किन कहानियों के स्रोतों से आए हैं उसको मैं उजागर करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं जल्दी ही आऊँगा, अगले 3-4 दिन में आपके साथ समक्ष वीडियो लेके प्रस्तुत होऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए, और सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। और क्योंकि जो घटनाएं कश्मीर में हुई हैं वो आगे के लिए आपको एक संकेत दे रही हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो एकजुट रहिए, संगठित रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।